गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी के वसंत नामक पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 9 के प्रश्नोत्तर के बारे में। चिड़िया की बच्ची नामक पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। आपने चैप्टर को रीड आउट कर लिया होगा, तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ आप लोगों को अपनी तरफ से बताना है, कुछ सुनना है। तो आज हम इस पे डिस्कस करते हैं और फिर आप इसके आंसर आप लोगों को देने हैं। अपने वे में भी दे सकते हो, आप सुन करके भी आप अपने क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हो। कुछ डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर मैं आपको असाइनमेंट बना करके दे दूंगा। और आइए आज हम इस पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न आया था आपका कि किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वे सुखी नहीं थे। देखो, दो बातें पूछी गई हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आप ये कह सकते हो कि सेठ माधवदास जो थे वो बहुत ही धनी और पैसे वाले व्यक्ति थे। और दूसरा ये पूछा गया है कि वो कौन सी बातें हैं जिससे आप ये कह सकते हो कि सेठ माधवदास बहुत अधिक पैसा होने के बाद भी सुखी नहीं थे। तो आप लोगों ने पढ़ा है, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर ये होगा कि सेठ माधवदास की कोठी, बंगले, उसका बगीचा देख करके और उसके रहने के ठाठ बाट देख करके हम ये कह सकते हैं कि सेठ माधवदास का जीवन जो था वो संपन्नता से भरा हुआ था। संपन्नता मतलब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो उस चिड़िया से बार बार इस बात के लिए हट करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। मेरी इस सुनसान जिंदगी में, मेरी इस वीरान जिंदगी में यदि तुम आ जाओ और तुम मुझे अपनी मधुर आवाज से मेरा मन बहलाती रहो, तो मैं तुम्हें सोने के पिंजरे में रखूंगा, तुम्हारे पंखों में सोना जड़वा दूंगा। तो इन सब बातों को सुन करके हमें ये लगता है कि सेठ माधवदास के पास बहुत सारा पैसा होने पर भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान परिवार नहीं था। क्लियर? अगला प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधवदास चिड़िया से बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि माधवदास चिड़िया से बार बार ऐसा क्यों कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? तो माधवदास चिड़िया को अपने बगीचे में रखना चाहता था। वो उस चिड़िया की सुंदरता से अपने बगीचे की शोभा बढ़ाना चाहता था और चिड़िया के साथ वो अपना मनोरंजन करना चाहता था। इसलिए वो चिड़िया को बार बार यही कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं कह रहा था, क्योंकि यदि वो निस्वार्थ भाव से कहता तो वो ये भी कह सकता था कि चिड़िया कोई बात नहीं है, जब तुम्हारी मर्जी है तुम जा सकती हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि आपको रहना है तो आप रह सकती हो। तब तो उसकी भावना क्या होती? निस्वार्थ होती। लेकिन वो तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता था, वो तो चिड़िया से अपना मन बहलाना चाहता था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं कह रहा था कि चिड़िया बगीचा तुम्हारा ही है। वो तो अपना मन बहलाने के लिए और चिड़िया को वहां रखने के लिए प्रलोभन दे रहा था, और इसलिए कह रहा था कि ये बगीचा तुम्हारा ही है, तुम यहाँ रह सकती हो। अगला प्रश्न है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को
कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधोदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधोदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? चिड़िया जो है वो माधोदास के द्वारा दिए हुए प्रलोभनों के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसे माधोदास के द्वारा दिए हुए प्रलोभनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसकी कोई रुचि नहीं थी। वो अपना जीवन स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से और अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थी। उसे धन, ऐश्वर्य या सोने के पिंजरे या सोने के पंखों से कोई लालच नहीं था। दूसरी तरफ जो सेठ माधोदास है, उसे चिड़िया की घर जाने की जिद से भी कोई मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ चिड़िया को अपने पास रखना चाहता था। यदि वो आसानी से मान जाती है तो वो आसानी से, अन्यथा उसने अपने नौकर से उसे पकड़वाने का भी प्रयास किया था। अब उन दोनों के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? मनोभावों के अंतर क्या क्या थे कि माधवदास तो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी को कैद रखना चाहता था अपने स्वार्थ के लिए, जबकि चिड़िया जो थी वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो चिड़िया की स्वच्छंदता तो उसकी प्रलोभनों से दूर थी, और माधवदास जो है वो अपने पैसे, अपने ऐश्वर्य, धन दौलत के बल पर किसी को कैद करके रखना चाहता था। तो ये दोनों के मनोभाव हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि जब वो चिड़िया, आप इमेजिनेशन करके देखिए कि जब कोई पक्षी होता है या कोई भी जानवर होता है और कोई शिकारी उसे पकड़ता है या कोई अननेसेसरी किसी को परेशान करता है, तो हम देखते रहते हैं और हमें बहुत बुरा लगता है। और ऐसी स्थिति में जब वो जानवर या वो पक्षी उसकी चंगुल से छूट करके भाग जाता है तो हमें कैसा महसूस होता है? हमें बहुत खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उसके प्राणों को संकट में नहीं देखना चाहते। इसलिए जब हम चाहते हैं कि वो उसके प्राण छूट जाएं तो हमें खुशी होती है, और वो जैसे ही छूट जाता है तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। तो जैसे ही शिकारी के पंजे से चिड़िया छूटी तो हमें कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो शिकारी वो उसे कैद करके रखना चाहते थे और हम नहीं चाहते कि किसी भी पशु पक्षी को कैद करके रखा जाए। इसलिए शिकारी के पंजे से जैसे ही चिड़िया छूटी तो हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? अब इसके ऊपर आप लिख सकते हो कि किसी भी पक्षी का, पशु का, हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमें उनका शोषण नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए छोड़ देना चाहिए। वो भी अपनी मर्जी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। अपने अनुभव के आधार पे आपको बताना है कि आपकी मम्मा, आपकी माँ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, उसके लिए माँ का महत्व जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो माँ जो होती है वो बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से काम करती है, और माँ का बच्चे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। माँ बच्चे की हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। माँ उसे हर एक संकट से बचाती है। इसलिए चिड़िया की जो बच्ची है वो भी बार बार अपनी माँ के ही पास जाना चाहती है, क्योंकि जब वो शिकारी उसे
परेशान करता है तो वो माँ की गोद में जाकर के लिपट करके उससे रोती है और फिर रोती रोती सो जाती है। उसी प्रकार से जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो किसी बात से डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो वो भी दौड़ करके कहाँ जाता है, अपनी माँ के आंचल में ही छुप करके जा करके रोता है। क्योंकि माँ जो होती है वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है और उसे कभी भी दुख, संकट, मुसीबत में नहीं देख सकती। तो माँ जो होती है वो माँ का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। माँ हमारी हर प्रकार से सहायता करती है, हर मुसीबत से हमें बचाती है, हर मुसीबत में हमारा साथ देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि माँ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगला प्रश्न है आपका, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या देना चाहिए और आप क्या देंगे और क्यों देंगे? तो इसके बारे में आपको सोच करके बताना है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि इस कहानी का हमें कोई और शीर्षक क्या देना चाहिए। हमें इस कहानी का शीर्षक होता है कि जिसके इर्द गिर्द कोई भी स्टोरी हो, चैप्टर हो, कविता हो, जिसके इर्द गिर्द घूमती हो, जिसके ऊपर लिखी गई हो, जो जिसका मेन पात्र हो, मेन कैरेक्टर हो, मेन रोल हो, उसके इर्द गिर्द वो पूरी स्टोरी, कहानी घूमती हो, वो क्या होता है, उसका शीर्षक होता है। कि उद्देश्य क्या है इसको लिखने का, वो उसका शीर्षक होता है। तो इसका शीर्षक क्या था भाई? चिड़िया की बच्ची। अब इसमें पूरा का पूरा रोल किसका है? चिड़िया की बच्ची का है। अब बच्ची है तो चिड़िया की बच्ची तो शीर्षक हो गया। अब दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? अब बच्चा जो होता है वो क्या होता है? बड़े की अपेक्षा छोटा होता है। तो आप इसे दूसरा शीर्षक क्या दे सकते हो? नन्ही चिड़िया। नन्ही चिड़िया इसे शीर्षक दे सकते हो, क्योंकि वो चिड़िया की बच्ची थी, वो छोटी थी, और वो जब छोटा बच्चा होता है तो वो चंचल होता है, और वो अपनी चंचलता दिखा रही थी। कभी इधर फुदक रही थी, कभी उधर फुदक रही थी। तो प्रश्न क्या पूछा था कि यदि आपको कोई दूसरा शीर्षक देना पड़े तो आप क्या दोगे? तो हम दूसरा शीर्षक क्या देंगे? नन्ही चिड़िया। क्यों देंगे? क्यों के आंसर में आपको ये लिखना है, क्योंकि जो चिड़िया की बच्ची थी वो बहुत छोटी थी, इसलिए हम इस चैप्टर को नन्ही चिड़िया का नाम भी दे सकते हैं। ओके, अब कहानी से आगे पूछा गया है। कहानी से आगे प्रश्न है, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रहों, नक्षत्रों, प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एग्जाम्पल दीजिए। कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि नन्ही चिड़िया बार बार अपनी माँ के पास जाने की बात करती है, आकर भी अपने घोंसले तक पहुंचना चाहती है। मधुमक्खियां, चींटियां जो होती हैं वो भी शाम का समय जब होता है तो आपको वापस जाने अपने घर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं और अनुशासनबद्ध तरीके से चलती हैं। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो भी अनुशासन में रहते हैं, वो भी अपनी कक्षा में घूमते हैं। तो इसी तरह से आपको अनुशासन में रहने वाली अन्य चीजों के एग्जाम्पल देने हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं अभी आप बताइए? जैसे ऐसे अनुशासन में आप पशुओं के एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे भेड़ बकरियां हैं, वो दिन भर चर के कहाँ जाती हैं? शाम को अपने जो उनका स्थान होता है, घर होता है, वहां पे आ जाती हैं। और भी अन्य जो पशु होते हैं, कुत्ता बिल्ली का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कुत्ता है दिन भर कहीं भी घूम करके शाम को अपने मालिक के घर आ जाता है। और भी आप किसी भी पशु का एग्जाम्पल दे सकते हो। घोड़ा है, वो भी अपने
मालिक के घर पे आ जाता है, गाय भी आ जाती है, और भी कई ऐसे एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? स्वाधीनता होता है स्व अधीनता, अपनी स्वतंत्रता, और पराधीनता क्या होता है भाई? गुलामी, किसी दूसरे के अधीन होना। तो यदि आपके पास दो ऑप्शन हैं कि हम आपको सारी सुविधाएं दे देंगे और आपको पूरे दिन इस कमरे में बंद रहना है, तो क्या आप उसे पसंद करेंगे, या फिर आप अपनी मर्जी से बाहर रह करके अपनी इच्छा पूरी करके रहना पसंद करेंगे? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। कहते हैं ना कि कहावत होती है, लोकोक्ति है, पराधीन सपने सुख नाही, कि जो पराधीन व्यक्ति होता है उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के अधीन होता है। वो अपने मन की इच्छा कभी पूरी कर नहीं सकता, और जब तक आदमी के मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो आदमी कभी खुश हो ही नहीं सकता। और सपने में सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो सपने में भी सुख अनुभव कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी जो होती है वो दूसरों के अधीन होती है। अब इसमें पूछा गया है, क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। जो दूसरों को अधीन बनाने की कोशिश करता है वो व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, क्योंकि वो दुखी होता है तभी तो वो दूसरों से अपेक्षा करता है कि ये लोग मेरी सेवा करें, ये लोग मुझे खुश करें। यदि वो सुखी होता तो वो ऐसी अपेक्षाएं करता ही नहीं। वो तो जैसे आपको किसी से कोई काम निकलवाना है, आप किसी से खुश होते हो और आप अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी इच्छाओं को त्याग करके आप उसे स्वतंत्र रूप से कहोगे, आपकी मर्जी है, आप किसी भी काम को कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो उसमें वो आप उस व्यक्ति को अधीन नहीं कर रहे हो, उसे स्वतंत्र छोड़ रहे हो। और एक आप किसी को कहो कि तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हें यहाँ पे रुकना ही होगा, तो वो आदमी आपका क्या बनेगा? गुलाम बनेगा। वो आपकी तानाशाही से आपका अनुकरण कर रहा है, न कि अपनी मर्जी से। तो आप किसी को जबरदस्ती किसी पे अंडर प्रेशराइज किसी को आप करोगे, अंडर प्रेशर किसी को रखोगे, तो वो व्यक्ति खुश नहीं रहेगा और आप भी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि वो आपकी इच्छा से काम कर रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, और आप जबरदस्ती किसी से काम करवा रहे हो, इसका मतलब आप भी दुखी हो। तो इसलिए कहा गया है कि पराधीन व्यक्ति के अधीन जो होता है उसे भी सुख नहीं होता है, और जो किसी को अंडर में रखता है वो भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। तो इनमें से कौन सी बात? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। इनमें से सभी में यही बताया गया है कि जो पराधीन व्यक्ति होता है वो बेचारा कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। तो पराधीनता जो है वो व्यक्ति का एक क्या होता है? बहुत बड़ा बंधन है, जो उसकी इच्छाओं को दमन करता है, वो अपनी कभी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। क्लियर? अब आ जाइए भाषा की बात में। भाषा की बात में क्या पूछा गया है? पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। पर शब्द 3 प्रकार से प्रयोग किया गया है। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। पर का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? ऊपर। गुलाब की डाली के ऊपर, यानी कि आधार। यहाँ पे ये कौन से कारक का चिन्ह है भाई? आपने कारक पढ़ा हुआ है, अधिकरण कारक का
चिन्ह है, में या पर। दूसरा, कभी पर हिलाती थी। कभी पर हिलाती थी, तो यहाँ तो अधिकरण तो है नहीं। क्या है? पर का मतलब होता है अपने पंख। एक पर का मतलब क्या हुआ? ऊपर। दूसरे पर का मतलब क्या हुआ? पंख। तीसरा, पर बच्ची कांपकर माँ की छाती से और चिपक गई। यहाँ पे पर का अर्थ है लेकिन। तो पर शब्द के कितने अर्थ हो गए? एक शब्द हो गया ऊपर, दूसरा अर्थ हो गया पंख, और तीसरा अर्थ क्या हो गया? लेकिन। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर के आप भी पर का प्रयोग करके ऐसे 3 वाक्य बनाइए। तो आप भी ऐसे 3 वाक्य अपनी मर्जी से बना सकते हो, जहां पे एक तो किसके रूप में होगा? अधिकरण के रूप में होगा। एक किसके रूप में होगा? लेकिन या किंतु के रूप में होगा। तीसरा किसके रूप में होगा? आपका पंख के रूप में होगा। तो आप कोई भी सेंटेंस इस प्रकार के बना सकते हो। अगला प्रश्न है, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली के हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर और खुश करना लिखे बोले जाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में ये कुछ जो शब्द थे ये खड़ी बोली के थे। ये हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसके शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं ना तन्ने के बेरो, कहते हो ना आप लोग, कभी कभी घर में बोलते हैं तन्ने के बेरो। तो ये तन्ने और तन्ने जो शब्द हैं, ये इसका हिंदी में शुद्ध रूप क्या होता है? तुझे या तुम्हें या तूने। क्षण भर, क्षण भर भी खड़ी बोली का है। इसे इसका हिंदी रूप क्या है? क्षण भर, क्षण भर। खुश करियो, खुश करियो का हिंदी रूप क्या है? ये लोकल लैंग्वेज का शब्द है खुश करियो, और इसका हिंदी रूप क्या है? खुश करना। लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की भी खोज कीजिए। जैसे ये शब्द हैं, इस तरह के अन्य शब्दों की खोज आपको करनी है कि जो जैसे खड़ी बोली के शब्द आते हैं वैसे ही शब्द आप लोगों को फाइंड करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वर्ड आप लोग बताएंगे जब हम डाउट क्लास लेंगे, तो उसमें आपको ऐसे वर्ड सर्च करके लाने हैं जो आप खड़ी बोली के कह सकते हो। जैसे हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक झापड़ जड़ दिया। अब झापड़ क्या होता है? झापड़ हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? चाटा कहते हैं। लेकिन खड़ी बोली में हमने क्या कहा? झापड़ जड़ दिया। कौन से चैप्टर में आया था? किस चैप्टर में आया था? उसमें आया था आपके वो पार नजर के, या ऐसा कोई चैप्टर है ना, 6th में या 7th में, उसमें आया था। तो झापड़ क्या होता है? झापड़ क्या कहते हैं? हम चाटे को कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या आता है? उसका मीनिंग क्या है? चाटा। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं जो लोकल लैंग्वेज के होते हैं और उन्हें हिंदी में खड़ी बोली में प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो हमने डिस्कस किए हैं। इनके आंसर आपको अपनी ओवन लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। मैं इनका असाइनमेंट में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो कुछ आपको वहां से रीड आउट करना है, कुछ आपको अपनी समझ से लिखना है, और इसके जो चैप्टर के आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर, वो आपको अपनी नोटबुक में फिर नोटबुक में उतारने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।